नहीं आएगा। सर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम 1 दोनों काम आएंगे। मतलब फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर P680 और फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 दोनों काम आएंगे। रिवाइज करा रहा हूं मैं सर, ये दिमाग में आ गया। सर ये भी दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम फोटो सिस्टम सेकंड को वाटर के ब्रेकडाउन से होगा। मतलब वाटर भी ब्रेक होगा, यहाँ वाटर ब्रेक होगा सर, यहाँ पर ऑक्सीजन भी निकलेगी। इतना थोड़ा थोड़ा मेरे फ्रेम हो रहा है सर दिमाग में, और हम डिटेल में पढ़ेंगे अब बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट्स। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पर, रिडॉक्स पोटेंशियल। मेरे साथ बोलिए, रिडॉक्स पोटेंशियल। जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं आरपी। सब मेरे साथ बोलिए आरपी। आरपी रिडॉक्स पोटेंशियल। मैं यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल नहीं पढ़ा रहा, बस जितना बायोलॉजी में काम आएगा, जितना अपना पेज नंबर 210 212 को समझने में काम आएगा, उतना ही हम यहाँ पर समझ रहे हैं एनसीईआरटी के पेज के अकॉर्डिंग। आरपी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पूरा डिटेल में आती है, पूरी टेबल ही, लेकिन मैं अपना बायोलॉजी का काम निकल जाए उतना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। रिडॉक्स पोटेंशियल अगर हाई है, रिडॉक्स पोटेंशियल अगर हाई है तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर रिडॉक्स पोटेंशियल लो है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब मुझे साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो आरपी टू हाई आरपी होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो आरपी टू हाई आरपी होगा। आरपी डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। लो आरपी टू हाई आरपी, ऑटोमेटिक ही लो आरपी टू हाई आरपी जाता है इलेक्ट्रॉन। जिसका हाई आरपी होता है उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है। जिसका लो आरपी है उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा लो आरपी टू हाई आरपी। सभी को ऑडियो वीडियो स्लाइड्स हो रही है? ऑल क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं यहां दो कंपोनेंट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक ए है और एक बी है। बी का आरपी लो आरपी है, ए का लो आरपी है, और बी का हाई आरपी है। बताइए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन दोनों में किधर से किधर होगा, ए टू बी या बी टू ए? ए से बी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा या बी से ए के पास जाएगा? सर आपने ही तो बोला कि लो आरपी से हाई आरपी की तरफ जाता है, मतलब लो आरपी ए का है तो ए टू बी जाएगा, ए टू बी जाएगा। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन जाएगा ए टू बी। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। ये है वही पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, हर बार वही बात करते जाते हैं, लेकिन बात है इंपॉर्टेंट। ये प्लांट है, प्लांट के लीफ है, ग्रीन पार्ट है ये। प्लांट की जो लीफ की सेल्स होती है उन सेल का नाम बताइए, फटाफट बोल दीजिए, वहां बैठे बैठे बोलिए, तेज आवाज में बोलिए। मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रोमा थाइलेकोइड और ग्रेना थाइलेकोइड, ग्रेनल सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम। बेटा यहाँ से सबको स्लाइड्स हो रही है ना, तो बेटा तुम्हारा कनेक्शन कुछ हो रहा होगा, एक बार उसको बेग जाइए या बंद करके वापस आइए, तब जाके चालू होगा वो ना। यहाँ से बराबर है सब, क्योंकि अगर यहाँ से गड़बड़ होती ना तो इधर चेट आने लग जाती है, सर नहीं 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 और नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो सबकी प्रॉब्लम। क्लियर? अब यहां से हमने थाइलेकोइड निकाला बाहर, ठीक है, थाइलेकोइड बाहर निकाला।
यहां पर मैं थाइलेकोइड बना रहा हूं, यहां पर मैं थाइलेकोइड बना रहा हूं। थाइलेकोइड सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर जो ये है ये लुमेन है, और बाहर की तरफ जो भरा हुआ है वो है स्ट्रोमा। यहां से लिया है हमने, तो आसपास कौन भरा हुआ है? स्ट्रोमा, लिक्विड स्ट्रोमा। क्लियर बेटा? अब इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, अब इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, और यहां पर प्रेजेंट है पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन आप समझने के लिए हम थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। हम पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक की बात करें तो पहले कौन से फोटो सिस्टम की बात करेंगे हम? पहले बात करेंगे फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड की अगर हम बात करें तो फोटो सिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो है क्या? 680। फोटो सिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो है कौन? 680। 680 के ऊपर लाइट गिरती है, क्या लाइट एनर्जी को मैं फोटोन लिख सकता हूं क्या? प्रोटोन या फोटोन? फोटोन। मैक्सिमम किस लाइट को एब्जॉर्ब करने की? 680। जैसे लाइट एब्जॉर्ब होती है ये एक्साइटेड कंडीशन में चला जाता है। एक्साइटेड कंडीशन का मतलब क्या? इसका इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिटल में या हायर ऑर्बिटल में? हायर ऑर्बिटल में। लो एनर्जी वाला या हाई एनर्जी वाला? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। और यहां जो था वो क्या था? लो एनर्जी था। ये बात समझ में आ गई सब? एक्साइटेड चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कौन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा प्लास्टोक्यूनॉन। मेरे साथ बोलिए पी क्यू का नाम, प्लास्टोक्यूनॉन। क्यूनॉन 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 क्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसी टाइम ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को हम बोल सकते हैं प्रोटॉन, फोटोन नहीं, प्रोटॉन। कहां से लिए इन्होंने? स्ट्रोमा से, क्योंकि बाहर क्या है? स्ट्रोमा है। थाइलेकोइड के बाहर मतलब फैला हुआ है स्ट्रोमा। जैसे ही हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाता है PQH2 के अंदर, या PQH लिख देते हैं, अभी इतना समझते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक के बाद एक समझेंगे। मतलब प्लास्टोक्यूनोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसी टाइम ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है किससे? स्ट्रोमा से। अब जैसे स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर लिया और हाइड्रोजन आयन भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसमें ऐड हो गया हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया PQ ने। तो बताइए PQ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बना लिया PQH2 या PQH, तो बताइए अब क्या इसका रिडक्शन हो गया? ये जो ब्लैक कलर में PQ लिखा है मैंने, इसका रिडक्शन हो गया या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ढंग से समझता रहना बेटा, आज बिल्कुल लेट करने का काम नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लूज हो समझ में नहीं आएगा, और एक चीज का दूसरी चीज से लिंक है, तो जिसका आज मन नहीं है पढ़ाने का तो बीच में मत एंट्री करना। समझ पा रहे हो? बिल्कुल क्लास बंक मार सकते हो आज अगर मन नहीं है तो पढ़ने का, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक कंसेप्ट चलेंगे। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? यहां पर रिडक्शन हो गया। तो पी क्यू तो
रिडक्शन नहीं है, और PQH का रिडक्शन हो गया है। तो जब PQ आए तो इसको बोलेंगे प्लास्टोक्यूनोन, क्यूनोन। और जब PQ में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं प्लास्टोक्यूनोल, क्यूनोल। इधर क्यूनोन है और उधर क्यूनोल है। तो क्यूनोल कब बोलेंगे? जब रिडक्शन हो चुका होगा। क्लियर है? बताइए, इसने हाइड्रोजन आयन भी लिया और इलेक्ट्रॉन भी लिया, मतलब ले लिया क्या? मतलब इसने ले लिया क्या? इसने ले लिया हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन लेना मतलब क्या लेना? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अरे समझ पा रहे? इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या वो प्रोटॉन ही एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन भी? इलेक्ट्रॉन भी। तो मैं तुमसे बोलूं कि प्रोटॉन, कोई हाइड्रोजन कैरियर है या प्रोटॉन कैरियर है, तो ऑटोमेटिक वो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। तो प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया। इसके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसका नाम है साइटोक्रोम। क्या नाम है? साइटोक्रोम। एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है साइटोक्रोम एफ, या फिर बोल दो साइटोक्रोम B6 और F। ये कंपोनेंट है। साइटोक्रोम जनरली प्रोटीन के बने हुए कंपोनेंट होते हैं जिनमें मेटल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, वायरन, कॉपर, मैग्नीशियम। तो प्रोटीन के साथ मेटल मिलते हैं, उन कंपोनेंट को हम जनरली साइटोक्रोम बोलते हैं। साइटोक्रोम का मेन वर्क होता है इलेक्ट्रॉन को लेके आगे पहुंचाना। अब प्लास्टोक्यूनोन से ये साइटोक्रोम को ज्यादा भूख लग रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम। अब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं साइटोक्रोम के पास। जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास चले जाते हैं, PQ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अब PQ बोलता है जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैं इस प्रोटॉन का क्या करूंगा? क्योंकि ये प्रोटॉन तो आया है किसके पीछे पीछे था? इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे। जैसे प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसी टाइम हाइड्रोजन आयन को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अभी इस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? साइटोक्रोम ने ले लिया। तो बताइए इस प्रोटॉन का क्या मतलब यहाँ पर? नहीं, तो इस प्रोटॉन को इस साइटोक्रोम के प्रोटीन के थ्रू, यहाँ चैनल बने हुए होते हैं, उनके थ्रू इस प्रोटॉन को डाल दिया जाता है लूमेन में, थाइलेकोइड की लूमेन में, और खुद वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? PQ के अंदर। तो PQ ने इलेक्ट्रॉन लिया और उसी टाइम प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रोमा से। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन को, और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो गया PQH में। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ने ले लिए तो PQ अपने हाइड्रोजन लौटा देता है लूमेन में। तो PQ ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लिए थे स्ट्रोमा से, भेज दिए कहां पर? लूमेन में। तो एक जगह से लिए दूसरी जगह डाल दिए, इनको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियर। कौन से कैरियर है ये? हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर होना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कैरियर होना हो गया क्या? यस। हाइड्रोजन कैरियर मतलब प्रोटॉन कैरियर भी है और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। तो एनसीईआरटी साफ लिखती है कि प्लास्टोक्यूनोन नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस इज हाइड्रोजन कैरियर। ये ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को FeO-14 से लिया और पहुंचा दिया साइटोक्रोम के पास, और उसी टाइम स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को लेके लूमेन के पास पहुंचा दिया। पक्का? ठीक है। अब प्लास्टोक्यूनोन को ढंग से सुनते रहना, प्लास्टोक्यूनोन को ढंग से सुनते रहना। प्लास्टोक्यूनोन, बताइए प्लास्टोक्यूनोन ने यहां से मूवमेंट करके यहां आया है नहीं आया? तो प्लास्टोक्यूनोन बताइए मोबाइल है या स्टेशनरी है? मोबाइल है। बताइए प्लास्टोक्यूनोन की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टोक्यूनोन बताइए हाइड्रोजन कैरियर है या नहीं है? है। प्लास्टोक्यूनोन की अगर हम बात करें तो प्लास्टोक्यूनोन क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर है या नहीं है? अरे सर है, आप ही तो बता रहे हो अभी और आप ही पूछते जा रहे हो। प्लास्टोक्यूनोन की अगर हम बात करें, प्लास्टोक्यूनोन की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप। जैसे ही मैं ये वर्ड लिखता हूं स्टूडेंट के खलबली, खलबली मच जाती है। कैसे?
सर प्रोटॉन तो समझ में आ गया क्योंकि हाइड्रोजन को उठा के कहीं और डाल रहा है, लेकिन सर ये पंप क्यों? सर ये पंप क्यों? यहां तो चैनल लिख देना चाहिए था। सर ये पंप क्यों? यहां तो चैनल लिख देना चाहिए था, क्योंकि सर आपने ही तो सेल बायोलॉजी पढ़ाई है, आपने ही तो सेल बायोलॉजी पढ़ाई है, आपने ही तो बोला है कि कैरियर दो तरह के होते हैं, अगर एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उनको पंप बोलेंगे, अगर एनर्जी यूज नहीं कर रहे तो चैनल बोलेंगे। सर मुझे तो यहां पर एटीपी खर्च होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो यहां पर एटीपी ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो यहां एटीपी यूज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो सर फिर इसको पंप क्यों बोल दिया? चैनल बोल देना चाहिए। तो देखो इसको और इलोबरेट करते हैं, इसको और इलोबरेट करते हैं इस डेफिनेशन को। देखो पंप उनको बोलते हैं जो एनर्जी यूज हो। अब ये एनर्जी 99% चांस से एटीपी से आती है, लेकिन कभी कभी बिना एटीपी के भी दूसरे तरीके से एनर्जी आ जाती है, कभी कभी बिना एटीपी के भी दूसरे तरीके से एनर्जी आ जाती है। जैसे मान लीजिए क्लास के बाहर गेट पर एक गार्ड लगा हुआ है, मैंने बोला इन स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट को बाहर रखोगे तो तुम्हें एक एक रुपीज मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा एक स्टूडेंट के लिए, 2 स्टूडेंट के लिए 2 रुपया मिलेगा। तो यहां पर एनर्जी खर्च हो रही है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इस गार्ड को मैं बोलूंगा पंप। तो 99% चांस है कि वो गार्ड रुपए के बेस पर काम करेगा, लेकिन मैं उसको दूसरा लालच दे दूं, मैं उसको लालच दे दूं कि तुझे सिंगापुर का टिकट फ्री में मिलेगा, स्टूडेंट को बाहर निकाल। तो बताइए क्या फ्री में हो रहा है क्या? नहीं, एनर्जी लग रही है, लेकिन एटीपी के अलावा कोई दूसरी एनर्जी आ रही है। वैसे ही प्लास्टोक्विनोन एटीपी की एनर्जी को यूज नहीं कर रहा, एटीपी के थ्रू एनर्जी यूज नहीं कर रहा, ये यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। कैसे? मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड p680 से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या ये लो एनर्जी का है, ये हाई एनर्जी का है? हाई एनर्जी वाला है। अब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पैसे लुटाते हुआ आ रहा है, जेब भरी हुई है पैसे से, पैसे लुटाता हुआ आ रहा है, फ्यूओपाइटिन को थोड़े बहुत पैसे, फ्यूओपाइटिन को थोड़े बहुत, प्लास्टोक्विनोन को, फिर आगे जाके साइटोक्रोम को, ऐसे पैसे लुटाता आ रहा है, एनर्जी लॉस करता आ रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहा है, एनर्जी का लॉस करता आ रहा है। तो कुछ एनर्जी, इस लॉस होती हुई कुछ एनर्जी में से कुछ एनर्जी प्लास्टोक्विनोन ने अपने पास रखी, और इसी एनर्जी का यूज करते हुए स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लूमेन में रख दिया। तो बताइए एनर्जी तो ली इसने, लेकिन किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो एनर्जी यूज की, तो क्या चैनल बोलूंगा या पंप बोलूंगा? अरे पंप बोलूंगा या चैनल बोलूंगा? पंप। ये पंप वर्ड समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये हो गई बात। अब इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम एक कॉम्प्लेक्स है, बी और एफ का है, ये अलग अलग तरह का मिलते हैं साइटोक्रोम, डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम्स मिलते हैं, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाना। जिसको फिर भी लालसा है स्ट्रक्चर जानने की, उसको पीएचडी करनी है, तो मुझसे फोन करके पूछ लेना, ठीक है, या एल प्लस पर पूछ लेना, उसको डायग्राम बता दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब देखिए यहां पर ढंग से सुनना बेटा, यहां पर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पीसी। पीसी की फुल फॉर्म, पीसी की फुल फॉर्म, अब बेटा बाद में रिपीट करेंगे, पहले समझ लीजिए। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन है, इधर लिख रहा हूं मैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। थाइलेकोइड में बताइए कौन सी साइड में प्रेजेंट है? टुवार्ड्स स्ट्रोमा या टुवार्ड्स लूमेन? टुवार्ड्स लूमेन। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से छीन लिए जाते हैं और प्लास्टोसाइनिन, अब प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, और फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है P700। कौन है? P700। तो P700 लिख रहा हूं, मतलब मैं लिख रहा हूं फोटो सिस्टम 1।
अब फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास लाइट गिरती है, 700 नैनोमीटर की फोटोन गिरता है, ये एक्साइटेड हो जाता है। अब इसका एक्साइटेड वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेता है आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसका एक और नाम है FRS, फेरोडोक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंसेस, ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरस आयरन सब्सटेंसेस या फेरस आयरन फेरोडोक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंसेस, फेरोडोक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंसेस, और ऐसे प्रोटीन जिनमें आयरन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। क्लियर बेटा? अब सुनना ढंग से, ये FRS से इलेक्ट्रॉन लेता है FD। किसने दिया इलेक्ट्रॉन? FES ने। किसको? FD को। तो FD इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो FD का क्या हो रहा है? रिडक्शन। किससे लेके? FES से। तो FES का क्या नाम रख दिया? फेरोडोक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंसेस। ऐसा सब्सटेंसेस, ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो फेरोडोक्सिन का रिडक्शन करा रहा है, तो इसका एक और नाम हो गया फेरोडोक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंसेस। अब फेरोडोक्सिन के पास यहां पर एक कंपोनेंट, एक प्रोटीन लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं FNR। ये FNR क्या करता है? ये FNR क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है NADP प्लस के, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NADPH2 में। H लिखूं तब भी H2 है, और H2 लिखूं तब भी H2 है। तो बताइए, फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? NAD प्लस के पास। जैसे NAD प्लस के पास इलेक्ट्रॉन देता है, उसी टाइम ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है किससे? स्ट्रोमा से, और किसमें कन्वर्ट हो गया? NADPH। रिडक्शन हो गया। और फेरोडोक्सिन का ऐसा कंपोनेंट जो NADP का रिडक्शन करा रहा है, तो उसका नाम रख दिया हमने फेरोडोक्सिन NADP रिडक्शन या रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर बताया सर? इलेक्ट्रॉन भी लिया, हाइड्रोजन भी लिया, मतलब एक प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन आयन भी लिया, इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, मतलब एक हाइड्रोजन ले लिया। क्लियर बेटा? और कन्वर्ट हो गया NAD प्लस किसमें? NADPH। और इलेक्ट्रॉन, आप बताइए ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? NADPH के पास। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन लौट के वापस P680 के पास आएगा क्या? परवीन आ रहा है? तुम्हारा आंसर आ रहा है बेटा? फिर रुक जाओ। क्या P680 के पास आएगा क्या वापस लौट के? नहीं। अब P680 का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या तरीका है? मतलब मैं इलेक्ट्रॉन देता रहूं? अरे मैं इलेक्ट्रॉन देता रहूं क्या? मैं पागल हूं क्या? मैं इलेक्ट्रॉन मैं नहीं दूंगा, बहुत हो गया। मेरा इलेक्ट्रॉन लाइट आने पर हाई एनर्जी हो जाता था, और वो घर से निकल गया, मतलब वापस लौट के नहीं आया, तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा क्या? नहीं रहे। इस बात से परेशान हो गया प्लांट, इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद। तो प्लांट के जो कंपोनेंट थे, जो बड़े बड़े मेंबर्स थे, उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, P680 को भी बुलाया, नाराज था, नाश्ता वास्ता रखा उसके सामने, नहीं लिया उसने, नहीं लूंगा मैं। उससे पूछा क्यों नाराजगी है तेरी? तो पूरी कहानी गुस्से में बताने, भाई मेरे ऊपर लाइट गिरी, P680 का फोटोन गिरा, और मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, हाई एनर्जी वाला हो गया, हाई पैसे वाला हो गया, और वो घर से निकल गया। घर से निकलते ही PO5 ने ले लिया। PO5 से इसने फटाफट इसका फायदा उठाया प्लास्टोक्विनोन ने, प्लास्टोक्विनोन के ने उसके पैसे थोड़े बहुत खर्च कर लिए, उसकी एनर्जी ले ली, और खुद का काम निकाल लिया। खुद का क्या काम निकाल लिया? हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से लूमेन में डाल दिया, और खुद तो प्रोटॉन पंप कहला दिया, और हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च कर ली। और फिर इलेक्ट्रॉन फिर भी उसको केयर नहीं की, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को लौटा दिया, फिर साइटोक्रोम को दे दिया। साइटोक्रोम भी ज्यादा देर इसको नहीं रख पाया, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। प्लास्टोसाइनिन भी क्या करता है? एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है, एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है, ब्लू कलर का होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां चला जाता है, मतलब ये भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये भी कैरियर है, लेकिन ये हाइड्रोजन कैरियर नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर है।
और इसने P700 को दे दिया, P700 के ऊपर भी लाइट गिरी और वो भी एक्साइटेड हो गया और उसका इलेक्ट्रॉन आगे गया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया और आयरन सल्फर प्रोटीन का एफडी के पास, और एफडी ने एनएडी प्लस को दे दिया और एनएडी प्लस लेके बैठा हुआ, अभी तक मेरा इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है उन्होंने। तो ये तरीका नहीं चलेगा, अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा जहां तक मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सभी ने बोला बिल्कुल सही बात है। तो फिर उससे बोला दिक्कत क्या है, उसने बोला दिक्कत क्या, दिख नहीं रही क्या, इलेक्ट्रॉन गया वो आया नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो गया वो आया नहीं है अभी तक। अच्छा तो तू खुश हो जाएगा ना, अगर तुझे इलेक्ट्रॉन दे दें तो खुश हो जाएगा ना। हाँ हो जाऊंगा। क्या वही चाहिए या कोई दूसरा भी इलेक्ट्रॉन चल जाएगा? नहीं दूसरा भी चल जाएगा, वैसा ही इलेक्ट्रॉन दूसरा भी चल जाएगा। तो ठीक है दूसरा भी चल जाएगा। तो प्लांट ने बोला, क्योंकि प्लांट के पास क्या है, लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है और लूमेन के अंदर भी लिक्विड है। लूमेन के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर मेन कंटेंट क्या है, वाटर है। तो प्लांट ने वाटर को बोला, क्योंकि ले देखे फ्री फोकर का वाटर ही दिखता है, वाटर को बोला प्लांट के हाई मेंबर ने कि वाटर यार तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है। वाटर ने बोला हाँ है भाई, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही मेरे पास, मैं कंपोनेंट है मॉलिक्यूल हूं तो इलेक्ट्रॉन तो होगा मेरे पास। तो ऐसा कर यार, तू ब्रेक हो जा, तू ब्रेक हो जा और तेरे इलेक्ट्रॉन है ना P680 को दे दो, ताकि यहाँ पर मैटर थोड़ा शांत हो जाएगा और ये कारवा चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, एटीपी सिंथेसिस होता रहेगा और हम ग्रोथ करते रहेंगे। वाटर ने बोला ठीक है टूट जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारे बोलने से नहीं टूटूंगा, एक बार P680 मेरे पास आके बोले तब जाके ब्रेक होऊंगा मैं। तो यहाँ पर बस की बात, वाटर बोल रहा है टूट जाऊंगा मैं, ब्रेक हो जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन बोले कौन, P680, खुद बोले P680 तभी ब्रेक होऊंगा मैं। बात समझ पा रहे हो? तो P680 के पास मुंह तो है नहीं जो बोलेगा। तो P680 ने क्या किया, बात बन नहीं पा रही, मैटर बढ़ता जा रहा है। तो P680 या फोटो सिस्टम सेकंड के पास यहां पर एक होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं वो बात की बात है, लेकिन अभी तो इतना समझ लीजिए कि ये मिनरल्स, मेटल्स और प्रोटीन का बना हुआ एक कंपोनेंट है। जो P680 की जो इलेक्ट्रॉन की भूख है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो तड़प है, इलेक्ट्रॉन की जो डिमांड है, इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को वाटर के पास पहुंचाता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को बोलता है यार ब्रेक हो जा, फोटो सिस्टम सेकंड को P680 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। वाटर बोला यार फोटो सिस्टम 680 तो बोल ही नहीं रहा। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोल रहा है भाई हम फोटो सिस्टम सेकंड का ही पार्ट है, हम फोटो सिस्टम सेकंड का ही पार्ट है, हम फोटो सिस्टम सेकंड के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम बोल रहे हैं मतलब फोटो सिस्टम सेकंड बोल रहा है, तो बांध जा मेरी बात। तो वाटर ने बोला ठीक है तू फोटो सिस्टम सेकंड का ही पार्ट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो तेरा नाम है, तू फोटो सिस्टम सेकंड का ही पार्ट है, तो तेरी बात मान जाता हूं और मैं टूट जाता हूं, ब्रेक हो जाता हूं मैं। तो ब्रेक हो गया, जब ये ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयन और हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन बन गया, बन गया। क्लियर बेटा? तो अब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ा है, हम चाहे तो आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल वाटर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल वाटर तोड़ देते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बना रहे। तो एक मॉलिक्यूल वाटर तोड़ा है तो फिर हम ये सबको यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तुम चाहो तो 4 इलेक्ट्रॉन से भी ये कहानी समझ सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन से भी समझ सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं 2 से समझता हूँ कि 2 से ज्यादा बेटर है, मैं 2 से समझाता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2, तो 2 हाइड्रोजन आयन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और इधर भी 2 जाएंगे, फिर यहाँ भी 2, फिर 2, फिर 2 हाइड्रोजन आयन और PqS2 बन। अरे ये NADPH2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तब 2 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से समझाता हूँ, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं समझाएंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन से समझाएंगे तो NADPH2 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए NADPH2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस इलेक्ट्रॉन को फटाफट P680 ने ले लिया, क्योंकि तो भूखा बैठा था किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब P680 ठीक माहौल बन गया इसका, आगे इलेक्ट्रॉन इसके पास, वापिस स्लाइड गिरी और पास इलेक्ट्रॉन गए। ऐसे कारवा कंटिन्यू चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और प्लांट भी कुछ फोटोसिंथेसिस चलता जाएगा, एटीपी बनता जाएगा, डार्क रिएक्शन चलती जाएगी, NADPH2 बनता जाएगा, डार्क रिएक्शन चलती जाएगी, ग्लूकोज बनता जाएगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। तो ये कहानी थी। तो ऐसे टूटा।
ऐसे टूटा वाटर। अब वाटर को ब्रेक जो कर रहा है वो कर रहा है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ बोलिए सब, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? वहां से बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है? सर वाटर ब्रेक हुआ है, वाटर ब्रेक हुआ है तो इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन निकला है और साथ में वन मोलिक्यूल, हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन निकला है। तो ऑक्सीजन निकला है मगर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, ऑक्सीजन अकर हुआ है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ है, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट बना है। इसलिए सर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोला है, क्योंकि इसी के दम पर तो वाटर ब्रेक हो रहा है। अरे समझ पा रहे हो? और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो कॉम्प्लेक्स ये बना है किससे? प्रोटीन प्लस मेटल से। मेटल बोलना गलत है, मिनरल्स बोल देते, क्योंकि मेटल से फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, मिनरल्स। मिनरल में कौन कौन आया है? क्लोरीन, मैग्नीज, कैल्शियम। कौन कौन आया? क्लोरीन, मैग्नीज, कैल्शियम। तो क्लोरीन, मैग्नीज, कैल्शियम ये प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम सेकंड से रिलेटेड होता है। ओनली फोटो सिस्टम सेकंड से रिलेटेड होता है और ये वाटर को ब्रेक करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ये बात समझ में आए सबको? चलिए एक बार और समराइज करता हूं, आराम सुनिए। P680 लाइट गिरी, एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन ने उसी टाइम स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लुमेन में, फिर इसके इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये याद रखना है, कॉपर कंटेनिंग है। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या है? कॉपर कंटेनिंग, कॉपर है इसके पास। और साथ में ये मोबाइल है। सर मोबाइल तो प्लास्टोक्विनोन भी था ना? सर मोबाइल तो प्लास्टोक्विनोन भी था ना? तो सर प्लास्टोक्विनोन पे प्लास्टोसाइनिन में क्या डिफरेंस हुआ? अरे बताओ रे क्या डिफरेंस हुआ? अरे भाई प्लास्टोसाइनिन ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर था। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर था। अरे बात समझ पा रहे हो? ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। P7 के पास गया, P7 में एक्साइटेड हुआ, FeS के पास गया, FD फिर इसके पास NAD प्लस। तो नॉन साइक्लिक में अभी रुक जाओ, आंसर आने वाला है। नॉन साइक्लिक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP प्लस। दूसरा क्वेश्चन बताइए, फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। लेकिन फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा प्लास्टोक्विनोन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कीजिए। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मतलब P680। इससे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन किसने लिया? देखते हैं, क्यूनॉन, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर, फेरोडॉक्सिन। ये तो नहीं थे, ये भी नहीं था, तो बहुत बाद में आया था। प्लास्टोक्विनोन मतलब क्यूनोन एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे आते हैं। तो आंसर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट टाइम। क्यूनोन भी ऑप्शन है। अरे तो दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए। रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन एक ही हो गए। इधर देखो, यहां पर हम
यहां पर फेरोडॉक्सिन की जगह हम लिखते हैं थियोफाइटिन। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? थियोफाइटिन। थियोफाइटिन, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया बेटा वो ना, यहां आना चाहिए थियोफाइटिन। तो आंसर क्या जाएगा? तो थियोफाइटिन अगर ऑप्शन में होगा तो थियोफाइटिन ही जाएगा, लेकिन थियोफाइटिन नहीं है तो आंसर प्लास्टोक्विनोन मतलब क्विनोन जाएगा। सभी को कंसेप्ट में समझाना चाहता हूँ, बात समझ में आएगी। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ऑप्शन के बेस पर आंसर जाएगा, ऑप्शन के बेस पर आंसर जाएगा। नन ऑफ द आंसर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। नन ऑफ द आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, यहां तो समझ में आ गया। ठीक है, मुझे बताइए थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिया और दे दिया, प्लास्टोक्विनोन ने भी इलेक्ट्रॉन लिया और दे दिया, फिर आगे साइटोक्रोम ने भी इलेक्ट्रॉन लिया और दे दिया। अरे बात समझ पा रहे हो? तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे रहा है। तो ले रहा है तो रिडक्शन, दे रहा है तो ऑक्सीडेशन, ले रहा है तो रिडक्शन, दे रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो बताइए एक कंपोनेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो बताइए साइटोक्रोम ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को लेके देने का काम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, फिर इधर से ये जो जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अरे विकास पहले तो उसको समझ ले, वो भी आएगा एफएनआर। एफएनआर का क्या हुआ? रिडक्शन कराना। फेरोडॉक्सिन का वो कंपोनेंट जो एनएडीपी को रिडक्शन करवा रहा है, तो उसको बोल रहे हैं हम एफएनआर। रिडक्शन करवाना है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। पहले इसको तो समझ ले भाई, उस पर लगा हुआ है। नहीं सर वही समझेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे सर। ये देखो बेटा, हाँ इधर देखो। तो बताइए थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन। फिर इधर भी देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एपीएस, एपीएस से एफडी, एफडी से एनएडी प्लस। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भी स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन में। तो देखो एक क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, दोनों में नहीं या बोथ? बोथ। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब बहुत सी बार स्टूडेंट क्या सोच लेने लग जाता है कि पहले लाइट आई होगी P680 के पास, फिर लाइट आई होगी फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, मतलब P700 के पास। नहीं, ये जितना भी लाइट रिएक्शन हो रही है सब लाइट स्पीड से हो रही है। लाइट स्पीड में कोई आगे और ना कोई पीछे, सब साथ साथ। लाइट स्पीड में ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, सब साथ साथ होता है। तो ये सब पढ़ने के, हमने स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए हमने पढ़ा कि P680 से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और वहां गया होगा, फिर वहां जाके ऐसे हुआ होगा, लेकिन सब एक साथ होता है। वाटर का टूटना, फोटो सिस्टम सेकंड से निकलना, फोटो सिस्टम 1 से निकलना और एनएडी प्लस का इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना, सब साथ साथ है, सब लाइट की स्पीड से है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम 1 साइमल्टेनियसली एक्साइटेड होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन, साइमल्टेनियसली एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लाइट की स्पीड है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है थियोफाइटिन क्या है? कंपोनेंट है बेटा, कंपोनेंट है। फिर फेरोडॉक्सिन क्या है? मैं तुषार आगे आएगा और आगे समझते हैं। देखिए अब चलिए कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन भी है, डार्क रिएक्शन तो लाइट की स्पीड में थोड़ी होगी। देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, परवीन का क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये एनएडी प्लस के हाइड्रोजन तो स्ट्रोमा से आए हैं। सर ये तो आपने बोला था वाटर के हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हम आ रहे हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, समझेंगे परवीन। ठीक है,
बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको समझेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा आने दो, वक्त आने दो, सबका वक्त आता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है जिसका नाम है केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब देखिए स्टूडेंट जो है, मैं क्लास से बाहर निकला, बाहर निकाला, बाहर निकाला क्या मतलब बाहर निकला धक्का देके बाहर निकाल दिया। मैं क्लास से बाहर निकला, क्लास से बाहर निकलते हैं वो स्टूडेंट रोज जो मेरे पास आता था वो मेरे पास आया और क्वेश्चन पूछा। सर आपने जो पढ़ाया वो बिल्कुल मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ के आया था मैं, तो आज मुझे समझ में आया, क्या क्या समझ में आया। सर आपने बोला कि इसके अंदर P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, समराइज कर रहा हूँ। P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, फ्लोपाइटिन ने लिया, फ्लोपाइटिन से प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको ETS बोलेंगे। ये भी समझ में आ गया। ये ETS फोटो सिस्टम सेकंड के बाद भी है और फोटो सिस्टम 1 के बाद भी ETS है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना, जो भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ETS का पार्ट होता है। सर हमें यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, रेडॉक्स एनर्जी को यूज करते हुए प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लुमेन में बढ़ा रहा है, स्ट्रोमा से उठा के लुमेन में डाल रहा है। सर हमें यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि वाटर के ब्रेक डाउन होने से इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है P6 की वो पूरी हो जा रही है, और वाटर के ब्रेक डाउन से सर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है लुमेन के अंदर, वाटर के ब्रेक डाउन से। सर हमें यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि NADPH2 बन गया है। एक NADPH2 को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 हाइड्रोजन आयन चाहिए, और 2 हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से आ रहे हैं। और सर आप आगे बताने वाले हैं कि स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन आयन आए हैं एग्जैक्ट में ये वाटर के हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका मतलब सर कुल मिला के बात इतनी समझ में आ रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकला वो वापस लौट के नहीं आया, तो इसमें आपने नॉन साइक्लिक बोल दिया। और सर ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें लाइट यूज होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए एक बार फोटो सिस्टम 1 को एक्टिव करना पड़ेगा, एक बार फोटो सिस्टम 1 को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराना है तो 2 बार फोटो सिस्टम 1 को एक्टिव करना पड़ेगा, 2 बार फोटो सिस्टम 1 को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है तो 4 टाइम फोटो सिस्टम सेकंड को एक्टिव करना पड़ेगा, 4 टाइम फोटो सिस्टम 1 को एक्टिव करना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया सर। और सर लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आपने नॉन साइक्लिक जो था उसको आपने पूरा नाम बोला था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर फोटो समझ में आ गया, नॉन साइक्लिक समझ में आ गया, लेकिन सर फॉस्फोराइलेशन सर हमें तो एटीपी बनता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर हमें एटीपी तो कहीं बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, आपने इसको कैसे बोल दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन कैसे बोल दिया सर? फॉस्फोराइलेशन तो एटीपी सिंथेसिस को बोलते हैं ना सर। यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा सर। तो फिर उसको समझाने के लिए हम पढ़ते हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। नॉन साइक्लिक ही पढ़ रहे हैं, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्वेश्चन समझ में आ गया था स्टूडेंट का? सर आपने एटीपी कहाँ बनाया? सर NADPH2 बन गया, लेकिन नॉन साइक्लिक में सर एटीपी कहाँ बनाया? तो उसी का क्वेश्चन हम ढूंढेंगे केमियो ऑस्मोटिक में। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिचेल साइंटिस्ट, पीटर मिचेल साइंटिस्ट। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये हमें एक्सप्लेन करती है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। हम ये भी जानते हैं कि एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इसका मतलब पीटर मिचेल की जो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में भी एप्लीकेबल है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एप्लीकेबल है। मतलब फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? मेरी बात पकड़ पा रहे हो? क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटो फॉस्फोराइलेशन की थोड़ी थोड़ी बातें कर चुके हैं क्या? ठीक है, पक्का? ठीक है, चलिए ये बातें बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आते हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम में देखिए फोटो सिस्टम सेकंड से इसका रिएक्शन सेंटर है जिसका नाम है P680। P680 से इलेक्ट्रॉन जाता है फ्लोपाइटिन के पास, एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया लेकिन हम जानते हैं। फ्लोपाइटिन से जाता है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700, P700 से जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन FRS, FRS से फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन से FNR एंजाइम,
NADP का रिडक्शन करके NADPH2 बना देता है। क्या मुझे बताइए ये चीज हम पढ़ चुके हैं या नहीं है? मैं पानी पीता हूं तो दिमाग लगाओ कि पढ़ चुके हैं या नया आया है। कौन सा साइक्लिक दिख रहा है तुम्हें? ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? कौन सा लाइट रिएक्शन दिख रही है? गर्मी बहुत है भाई, बारिश और नहीं होगी। नेचर बहुत नाराज है मुझसे। चलिए, कहां हो रहा है ये? क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में, या स्ट्रोमा में, या लुमेन में? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। फिफ्थ ऑप्शन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। क्लियर बेटा यहां तक? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पढ़ चुके हम, याद है ना? ठीक है, उसी को एप्लीकेबल कर रहे हैं। चलिए आराम से दिल थाम के दिमाग को खोल के बैठिए, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कोई भी कोई टाइपिंग नहीं करेगा। अब समझना ढंग से। ये यहाँ क्या लेने आया भाई इधर? ठीक है, सब दिल खा थाम के बैठेंगे, इधर देखिए। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे प्रोटीन, इंटर्नसिंग प्रोटीन भी और एक्सटेंसिंग प्रोटीन। ये रहा इंटर्नसिंग प्रोटीन। कुछ इंटर्नसिंग प्रोटीन और कुछ एक्सटेंसिंग प्रोटीन। इसको हमने बोल दिया F0 और इसको बोल दिया F1। सी लगा दिया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं जिनको ऑक्सीसोम बोलते थे, इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ कहाँ है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। तो इसका नाम दे दिया CF0 और CF1। बिल्कुल वैसा ही है, प्रोटीन का बना है। F0 जो है वो बनाता है इंटर्नसिंग प्रोटीन और F1 बनाता है एक्सटेंसिंग प्रोटीन, लेकिन दोनों है प्रोटीन। और इन्हीं को हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, या फिर बोल देते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा? यहां पर देखेंगे तो F1 जो है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो F1 है, जो F1 है वो वर्क करता है किसकी तरह? एटीपी सिंथेज की तरह। एटीपी सिंथेज का मेन वर्क है एटीपी का फॉर्मेशन। एडीपी डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा कौन कर पा रहा है? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज ये तभी करेगा जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन के लिए निकलने के लिए जो पाथवे प्रोवाइड करवाता है, जो टनल बनाता है, जो चैनल बनाता है, वो बनाता है F0। अरे बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? जो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन जो निकला है वो यहां से निकलेगा, निकलने के लिए रास्ता कौन बनाता है? F0। टनल कौन बनाता है? F0। चैनल कौन बनाता है? F0। मैं क्या टनल और चैनल का बात कर रहा हूं तो मतलब ये क्या है? पैसिव प्रोसेस या एक्टिव प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस। मतलब ऑटोमेटिकली यहां से हाइड्रोजन आयन बाहर चले जाने चाहिए। बाहर कहां? बाहर क्या मतलब? सेल के बाहर, क्लोरोप्लास्ट के बाहर नहीं रहे, स्ट्रोमा में। कहां से? लुमेन से। कहां से? लुमेन से। तो लुमेन से स्ट्रोमा में चले गए, पाथवे प्रोवाइड कराया F0 ने।
जैसे ही हाइड्रोजन आयन यहां से मूव करते हैं वैसे ही F1 पार्टिकल एक्टिव हो जाता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिव होगा एडीपी में इनमोर्निक फॉस्फेट जोड़ देगा और एटीपी बन जाएगा। तो एटीपी तभी बनेगा जब एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिव होगा। एटीपी सिंथेज एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब यहां से हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे। ये बात समझ में आई? मैंने क्या क्या बोला? हमें एटीपी बनाना है, एटीपी तभी बनेंगे जब एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिव होगा। एटीपी सिंथेज एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब यहां से हाइड्रोजन आयन मूव करेगा। कहां से कहां? लूमेन से स्ट्रोमा में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? एफ नोड के थ्रू। कहां प्रेजेंट है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब बात सुनिए ढंग से। अब बात सुनिए ढंग से। मुझे बताइए यहां से हाइड्रोजन आयन अगर बाहर जाना चाहते हैं बिना किसी एनर्जी के पैसिव ट्रांसपोर्ट से, बिना किसी एनर्जी के पैसिव ट्रांसपोर्ट से, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के, तो बताइए कब जाएंगे? जब लूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या स्ट्रोमा के अंदर? लूमेन के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी। मतलब कुल मिला के लूमेन के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए और स्ट्रोमा में लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन होने चाहिए। तो ऑटोमेटिक ही एफ नोड से हाइड्रोजन आयन मूव कर जाएंगे, एटीपी सिंथेज एक्टिव हो जाएगा। तो कुल मिला के हम सारा फोकस वहां अटक गया है कि मुझे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है किसके अंदर? लूमेन के अंदर। मुझे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है किसके अंदर? लूमेन के अंदर। क्योंकि मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लूमेन में इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे, हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे एफ नोड पार्टिकल से, तो F1 पार्टिकल एक्टिव हो जाएगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और एटीपी बन जाएंगे। बनाने एटीपी तो है। ये कहानी यहां तक जितनी बताई उतनी समझ में आई? जितनी बताई उतनी समझ में आई, उससे ज्यादा नहीं, जितनी बताई उतनी। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारा सारा फोकस है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लूमेन में बढ़ाना। किसके कंपेयर में? स्ट्रोमा के कंपेयर में। स्ट्रोमा के कंपेयर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है किसके अंदर? लूमेन के अंदर। तो बताइए लूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा और स्ट्रोमा में कम, तो बताइए क्या हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोल दूं? हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोल दूं क्या? हाँ, बोलेंगे। तो बताइए स्ट्रोमा में और लूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है या नहीं है? है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, स्ट्रोमा में लो और लूमेन में हाई। तो दिस डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और किसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है? प्रोटॉन की में, तो इसको मैं बोलूंगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर है? अब कैसे बन रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट? सुनिए ढंग से। पहले मेरा वाला डायग्राम चलते हैं जहां हमने समझा था, क्योंकि उससे फीलिंग अच्छी आएगी। बताइए दो इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन मूव करें तो बताइए पहला प्लास्टोक्यूनोन ने, प्लास्टोक्यूनोन को देखो ढंग से, देखो जितना ढंग से देख पा रहे हो, क्या इसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लूमेन में बढ़ा दी? क्या स्ट्रोमा के हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को क्या लूमेन में डाल दिया क्या? तो लूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ी, पहला रीजन कौन? प्लास्टोक्यूनोन। दूसरा रीजन देखो, क्या वाटर के ब्रेकडाउन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में हुआ था फोटो हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। बताइए वाटर के ब्रेकडाउन से क्या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लूमेन में इंक्रीज हुई या स्ट्रोमा में? बोल भी दो। लूमेन में। दूसरा रीजन किसका रीजन? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने का रीजन या लूमेन के अंदर हाई कंसंट्रेशन होने का रीजन। थर्ड रीजन बताइए, NAD प्लस कन्वर्ट हो गया NADPH2 में, NADP प्लस कन्वर्ट हो गया NADPH2 में, NADP प्लस कन्वर्ट हो गया NADPH2 में,
क्या लेके? हाइड्रोजन आयन। किसके लेके? स्ट्रोमा में। आएंगे तो ये वाटर सही, लेकिन अभी किससे लिए हैं? स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से लिए तो मतलब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम होंगे या ज्यादा होंगे लुमेन के कंपेयर में? डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे। तो इनडायरेक्ट में इसका मतलब लुमेन में बढ़ गए। इनडायरेक्ट में मतलब इसका मतलब लुमेन में बढ़ गए, मतलब डिफरेंस बढ़ गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया। लास्ट पॉइंट एक बार और बताता हूं। NADP प्लस ने इलेक्ट्रो हाइड्रोजन ले लिए किससे? स्ट्रोमा से। जब स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन लिए तो ये कन्वर्ट हो गया NADPH2 में। जब ये NADPH2 में कन्वर्ट हुआ तो स्ट्रोमा के हाइड्रोजन यूज कर लिए। तो मतलब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पहले ऐसे थी, कम तो थी सही, पहले ऐसे थी, लेकिन हाइड्रोजन आयन और ले लिए स्ट्रोमा तो और कम। तो बताइए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस और बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन एफ नोड से निकालने हैं। एफ नोड से निकालेंगे क्यों? क्योंकि हमें F1 ATP सिंथेज एंजाइम को एक्टिव करना है। एक्टिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ATP बनाना है। ATP क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें डार्क रिएक्शन चलानी है। तो हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के कितने रीजन मिले हैं? 3। कौन कौन बना रहा है? प्लास्टोक्यूनोन, स्ट्रोमा के उठा उठा के लुमेन में। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल तोड़े जा रहे हैं लुमेन के अंदर। देखो मैंने एक वर्ड बोला, वाटर मॉलिक्यूल। चलो क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, लुमेन। आंसर जाएगा ये स्ट्रोमा। तो मत लिख दो यार, स्ट्रोमा मत लिखो यार। मैं स्ट्रोमा में ब्रेक डाउन मैंने कहा लिखा? स्ट्रोमा लुमेन आंसर दे रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगा रहे हैं कम से कम हुआ। और ये स्ट्रोमा लिखने वाले क्या क्या सोच के लिख रहे हैं? पानी में पतंग उड़ा रहे हैं, समुद्र के अंदर पतंग उड़ा रहे हैं। भाई नहीं उड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। जिनका लुमेन आंसर है वो भी गलत है, लेकिन कोशिश तो की। स्ट्रोमा वाले तो बिल्कुल घर के बाहर खड़े हो जाओ, खाना मत खाना 2 दिन तक। चलिए, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। क्यों होता है? इधर देखिए बेटा, मान लीजिए दीवार है, जहां लगा हुआ है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। पहले फोटोसिस्टम सेकंड है, फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड से लगा हुआ है कौन? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब वाटर इसके टच में आता है और वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वाटर का एग्जैक्ट ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। अरे बात समझ पा रहे हो? तो बताइए वाटर का ब्रेक डाउन कहां हुआ? अगर ऑप्शन में मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड है तो आंसर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड ही जाएगा। लेकिन अगर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड नहीं है तो फिर लुमेन जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। चलिए अब डायग्राम आते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम। चलिए, पहला रीजन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी। दूसरा रीजन कहां गया? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी। थर्ड रीजन, ये गलत आया बेटा ना, ये यहां नहीं आना चाहिए था, एफ एंड आर, ये तो उधर से। थर्ड रीजन कहां गया रे भाई? ये रहा। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मूवमेंट किया, एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिव हुआ और एटीपी बन। बताइए ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अंदर बन रही है प्लास्टोक्यूनोन की वजह से। बेटा जो लुमेन में टूटेगा गिरेगा तो लुमेन में ही। अरे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में जो टूटेगा गिरेगा तो लुमेन में ही। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अब समझिए ढंग से बेटा, अब ढंग से समझिए बेटा।
मुझे बताइए ये सब कुछ कैसे प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन आयन को डाल रहा है, NAD प्लस बन रहा है, NADH2 को NADP प्लस NADPH2 में बन रहा है, वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है। ये कब ब्रेक डाउन हो रहा है? जब लाइट गिर रही है, जब लाइट गिर रही है, जब लाइट गिर रही है। और लाइट गिरने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। चलिए अपने डायग्राम में, लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तभी प्लास्टोक्विनोन काम कर रहा है, तभी NADP प्लस से NADPH2 बन रहा है और तभी वाटर टूट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और उसके होने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा है प्लांट। तो नॉन साइक्लिक चलने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने से एटीपी सिंथेसिस हुआ। अब मैं यहां लिख दूं, अब मैं यहां पर ऐसे ऐसे बना दूं, अब नहीं डरोगे ना? अरे बना दूं? तो जो स्टूडेंट मेरे पीछे पीछे आया था, बोला था सर फोस्फोराइलेशन कैसे बोलेंगे, तो क्या अब बोल देंगे? अरे कोई अब बोल देंगे क्या? क्योंकि जब नॉन साइक्लिक चलेगा तभी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तभी एटीपी बनेगा। तो एटीपी बना कौन रहा है? वही बना रहा है। चलिए अब आते हैं परवीन के क्वेश्चन पर। परवीन का क्वेश्चन था, एक दो स्टूडेंट का और क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल बेटा प्रोटॉन के बने हुए हैं और F1 एटीपी सिंथेस की तरह काम करता है और F0 एक पाथवे प्रोवाइड करता है प्रोटॉन को। क्लियर है? ऐसा ETS के अंदर भी आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो है ना, ये हाइड्रोजन आयन, ये तो आपने स्ट्रोमा के दिए हैं और आपने तो बोला था हाइड्रोजन आयन को, सर आपने तो बताया था लास्ट लेक्चर में, अच्छी तरह से पढ़ के आया हूँ सर, इसको मैंने दम लगा दी सर पूरी। सर आपने तो बोला था कि कहाँ था भाई, वो कहाँ रहे हो, कहाँ बताया था वो, नहीं बताया क्या? अरे नहीं बताया क्या? लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन नहीं बताया क्या? हाँ ये रहा सर, बताया तो है आपने। सर आपने तो बताया था ये हाइड्रोजन आयन के ले लेता है और यहाँ से ये ले लेता है। सर लेकिन यहाँ तो हमें स्ट्रोमा का दिखाई दे रहा है सर, बहुत पीछे ले गए रे भाई तुम। सर यहाँ तो हमें स्ट्रोमा का दिखाई दे रहा है सर, यहाँ तो हमें स्ट्रोमा का दिख रहा है सर। तो इसको समझते हैं, ये हाइड्रोजन आयन आएंगे कहाँ पर? स्ट्रोमा में। और यही हाइड्रोजन आयन ये वाले हाइड्रोजन, तो घूम फिर के यही हाइड्रोजन स्ट्रोमा के अंदर कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं बन रहे, ये वही हाइड्रोजन है जो कहाँ के हैं? वाटर के ब्रेकडाउन से। वाटर टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है और हाइड्रोजन आयन लूमेन और स्ट्रोमा में फैलते जा रहे हैं। क्या बेटा परवीन क्लियर हुआ तुम्हारा? अरे बेटा क्लियर हुआ? हाँ देखो मनीष का क्वेश्चन है, मनीष का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर स्ट्रोमा में भी तो हाइड्रोजन आयन लिया है, वो भी तो वाटर के ब्रेकडाउन से होगा। स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन आयन लिया है, हाँ वो भी हाइड्रोजन आयन के ब्रेकडाउन से होगा। स्ट्रोमा के अंदर जो एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आयन है ना, वाटर के ब्रेकडाउन ही है। तो तुम तो वाटर ही समझो सब कुछ। ये जितने भी हाइड्रोजन आयन इधर से उधर हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सब किसके हैं? वाटर के ही हैं। बिल्कुल सही मनीष। चलिए अब पढ़ते हैं। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पीटर मिचेल, नोबेल प्राइज मिला, बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। ही प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के फोस्फोराइलेशन को फोटो फोस्फोराइलेशन और माइटोकॉन्ड्रिया वाले को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन।
अकॉर्डिंग टू हिम एटीपी सिंथेसिस, एनसीईआरटी लाइन है, लिंक डेवलप प्रोटॉन ग्रेडियंट डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमने देख ली, लुमेन में हाई है और स्ट्रोमा में लो है, ठीक है। केमियोस्मोटिक रिक्वायर्ड, मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, F1 F1 नोट पार्टिकल नहीं मिलेंगे, मेम्ब्रेन जरूरी है। प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्लास्टोक्विनोन, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, हाई कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। एटीपी सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स F0 F1 पार्टिकल, जिसको हमने CF0 CF1 बोल दिया है, क्लियर है। अब हमने देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहा है, 3 रीजन थे, वाटर के ब्रेकडाउन से, प्रोटॉन के पंप करने से, प्लास्टोक्विनोन ने किया, और NADP के NADP रिडक्शन से, ये भी हमने पढ़ लिया। ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा सबको? एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा? ठीक है। अब जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम यहाँ देखोगे, इधर देखो, अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए बेटा, सब कूल हो जाइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आज का हीरो बनने का क्वेश्चन। मुझे बताइए, लुमेन की पीएच ज्यादा होगी या स्ट्रोमा की? पीएच पूछी भाई, पीएच का कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। लुमेन की पीएच मोर या स्ट्रोमा की? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, पीएच इसकी लो होगी और इसकी पीएच हाई होगी। अरे सर, आपने ही तो लाइसोसोम के अंदर हमें ये चीज बताई थी, और हम तो सर फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, पीएच बढ़ती है जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की बात करें तो पॉजिटिव आयन ज्यादा है कंपेयर टू स्ट्रोमा के, क्योंकि अंदर लुमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, प्लस प्लस वाले। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्लस प्लस मेम्ब्रेन में, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो पोटेंशियल को पॉजिटिव को ज्यादा बोला जाता है, नेगेटिव को कम बोला जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई? मुझे मोस्टली समझ में आ गई होगी, क्योंकि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन आयन अंदर ज्यादा है, पॉजिटिव वाले ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है, तो अंदर मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कंपेयर टू बाहर के। तो कुल मिला के अंदर वाला पोटेंशियल पॉजिटिव में लेंगे और बाहर वाला नेगेटिव में लेंगे, तो अंदर वाला पोटेंशियल ज्यादा और बाहर वाला कम। क्लियर बेटा यहां तक? केमिस्ट्री फिजिक्स की बातें हैं। चलिए, लाइट रिएक्शन का एक और नाम है, सॉरी, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन का एक और नाम है जेड स्कीम। क्यों है, इसको देखते हैं, इसको ढंग से देखना बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम से समझ लेते हैं। 680 फोटो सिस्टम सेकेंड, इसका इलेक्ट्रॉन पहला एक्सेप्टर होता है कौन? थियोफाइटिन। थियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं तो प्लास्टोक्विनोन। फिर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं, फिर फेस 700, फिर आगे की तरफ, फिर ऐसे मूव करते हैं, लास्ट में कौन ले लेता है? ये समझ में आ गया? इसको और हमारे डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम मैंने बना दिया इधर, है ना, इससे ज्यादा बढ़िया इधर वाला, बार बार एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ था थियोफाइटिन, P680 से इलेक्ट्रॉन गए किसके पास? थियोफाइटिन। सर आप क्या कर रहे हो सर? अरे सर, P680 एक्साइटेड से जाते हैं सर इलेक्ट्रॉन तो। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन तुमसे पूछा जाए कौन से मॉलिक्यूल से गए हो, तुम जाएगा तो P680 से ही ना। हाँ, हमें जरूर पता है कि P680 पहले एक्साइटेड हुआ, फिर थियोफाइटिन के पास गया, लेकिन गए तो किससे? P680 से ही गया।
तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो P680 से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? थियोफाइटिन। तो तुमसे पूछे कि P680 से फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए हैं, तो थियोफाइटिन ही बोलोगे ना, एक्साइटेड थोड़ी बोलोगे। एक्साइटेड भी तो P680 है। अरे मान लीजिए मैं बहुत मोटिवेट हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि प्रमोद का सिलेक्शन हो गया, ये थोड़ी बोलेंगे एक्साइटेड प्रमोद का सिलेक्शन हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो P680 से एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन गया तो किससे? P680 से ही गया ना। बात समझ पा रहे हो? बात को पकड़ना। P700 से इलेक्ट्रॉन गए किसके पास? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। ये क्लियर है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से इधर इधर इधर, ये सब क्या हो रहा है? मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि साफ रहे मामला। हमने यहां बनाया रिडॉक्स स्केल। रिडॉक्स स्केल, स्केल जानते हो ना, जैसा अपना स्केल होता है जिसमें सेंटीमीटर मीटर होते हैं, वैसे स्केल बनाया। लेकिन स्केल किसका है? रिडॉक्स पोटेंशियल का। मतलब इसके अंदर किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी? रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल को सोच में क्या लिखेंगे? थोड़ा समझना बेटा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आरपी, ठीक है, मैंने यहां लिखा 0, ठीक है, और ऊपर की तरफ लिख दिए नेगेटिव, नेगेटिव -1, ऐसे -1 -2 -3, नेगेटिव नेगेटिव चलता जा रहा है। तो यहां पर मोर नेगेटिव है, और इधर मैंने 0 से नीचे लिखा मैंने पॉजिटिव। स्केल को ढंग से पढ़ना बेटा। ये यहां पर आरपी, ऊपर की तरफ जाने पर आरपी क्या हो रहा है? मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और नीचे जाने पर मोर पॉजिटिव। पहले तो मुझे बताइए, 0 बड़ा या माइनस बड़ा? अरे तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपीज है और किसी के अकाउंट में -1 लाख है, कौन ज्यादा गरीब है? -1 लाख वाला। लग 1 लाख रहा है लेकिन माइनस में है बेटा, उधार हो गए, लोन लिया उसने। लेकिन तुम 0 है लेकिन वो लोन तो नहीं है, कमा खा रहे हो। समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, ऊपर में क्या लिखूं? आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मोर आरपी या लेस आरपी? सॉरी, हाई आरपी या लेस आरपी? हाई आरपी। कोई, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम भावुक मत करो मुझे, भावुक मत करो, इधर देखो। बताइए, मोर नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या आएगा? लो आरपी। नीचे क्या लिखूं? हाई आरपी। हमने देखा फोटो सिस्टम सेकंड एक्साइटेड हुआ, इसका रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन होता है? क्लोरोफिल। इससे इलेक्ट्रॉन लिया किसने? थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लिया किसने? प्लास्टोक्विनोन से किसने लिया? अरे किसने लिया रे? बोलो रे, मैं तो भूल गया। साइटोक्रोम B6F। फिर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700। P700 एक्साइटेड हो गया, क्लोरोफिल। FRS, FRS को हम क्या लिख सकते हैं? आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर क्या लिखेंगे? FD, FD से NADP प्लस कन्वर्ट इनटू NADPH2। बताइए, इनडायरेक्ट में फर्स्ट P680 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है?
यहां से भी इनडायरेक्ट में कौन है, FRS। FRS ऑप्शन में नहीं तो फिर FD जाएगा। अब देखिए ढंग से, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और दिया जा रहा है, तो हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। यहां भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बात समझ पा रही है, ये समझ में आएगा सबको, यहां तक समझ में आया तब तो आगे बढ़ू मैं। अरे भाई इससे धीरे क्या चलेंगे फिर, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब जिसका डाउट था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो समझ में आ गया बेटा कौन कौन इंक्लूड है। ठीक है, अब सुनना ढंग से। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसका आरपी ज्यादा या आरपी कम। अरे कौन भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसका आरपी ज्यादा या आरपी कम। आरपी ज्यादा, अरे भूल गए क्या यार तुम भी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है तुम्हारी भी, कहाँ गया है वो आरपी। अरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, लो आरपी टू हाई आरपी। क्लियर है यहाँ तक, लो आरपी टू हाई आरपी। मुझे बताइए फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसने लिया, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से किसने लिया, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम से किसने लिया, प्लास्टोसाइनिन। एफआरएस से किसने लिया, फेरोडोक्सिन। फेरोडोक्सिन से किसने लिया, एनएडीपी प्लस। बताइए फियोफाइटिन का आरपी ज्यादा या प्लास्टोक्विनोन का। प्लास्टोक्विनोन का आरपी ज्यादा। अरे सर कैसे सर, फियोफाइटिन तो ऊपर आ रहा है तो ऊपर आरपी ज्यादा होगा ना। अरे भाई ऊपर मोर नेगेटिव है, वैल्यू बढ़ रही है लेकिन किसमें, नेगेटिव में, तो मोर आरपी किसका है, प्लास्टोक्विनोन का। ये बात पकड़ाई में आई, नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ाई में आया भाई। ऊपर होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो बताइए लो आरपी टू हाई आरपी। थियोफाइटिन का आरपी कम है कंपेयर टू प्लास्टोक्विनोन के। प्लास्टोक्विनोन का आरपी ज्यादा है साइटोक्रोम का। साइटोक्रोम का, तो मूवमेंट साइटोक्रोम। प्लास्टोसाइनिन का आरपी ज्यादा है साइटोक्रोम का, प्लास्टोसाइनिन का, तो इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, साइटोक्रोम से छोड़ेगा नहीं, भूख ज्यादा है, पूरी कयामत लगा देगा इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, क्योंकि आरपी ज्यादा है साइटोक्रोम से। एफआरएस का इलेक्ट्रॉन आरपी ज्यादा है, एफडी ज्यादा, एफडी का ज्यादा, एफडी का ज्यादा। तो एफआरएस के पास क्या इलेक्ट्रॉन रहने देगा, छीन लेगा, छीन लेगा। एफडी का ज्यादा है, एनएडी प्लस का ज्यादा, एनडी प्लस का ज्यादा, तो छीन लेगा इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो आरपी के अकॉर्डिंग होता है, लो आरपी टू हाई आरपी होता है, ऑटोमेटिक। अगर जबरदस्ती करो तो अलग कहानी है, लेकिन अगर बिना जबरदस्ती के आराम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो तो लो आरपी टू हाई आरपी। ये समझ में आ गया, ठीक है चलते हैं अब। तो बताइए मैंने रिडॉक्स पोटेंशियल स्टेज के बेस पर अगर मैंने नॉन साइक्लिक को समझाया तो किसी का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा आया, किसी का कम आया, किसी का ज्यादा, किसी का कम। तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पर अगर मैं इनको अरेंज करूं तो बताइए कैसे हो गए हैं, जिग हो गए हैं। जेड शेप हो गया, इसको उल्टा करो, ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा के देखो, इसको ऐसे घुमाओ, तो कैसा हो गया है, जिग शेप हो, जेड शेप हो गया है। तो नॉन साइक्लिक को अगर मैं रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पर अरेंज कर दूं और उसको मैं समझूं तो मुझे जेड शेप दिखाई देगा, जिग जेब शेप दिखाई देगा। इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन को हम एक और नाम देते हैं, जेड स्कीप। क्या नाम देते हैं बेटा, जेड स्कीप।
ये एन शेप नहीं है बेटा, इसको थोड़ा घुमाओ ऐसा, एन नहीं है ये, जिग जैग है ये। एक तो लीनियर होता है, एक हेलिकल होता है, एक जिग जैग है ना। जेड से ज्यादा अच्छा वर्ड है जिग, जिग शेप। क्लियर बेटा यहां तक? बताइए जेड जिग जैग शेप हमें किस बेस पर दिखाई दी? लोकेशन के बेस पर, मतलब पोजीशन के बेस पर, या फिर हमें रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पर? रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पर। याद रखना क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में आएगा। अब मैं बोलता हूं वो क्वेश्चन आते हैं। नॉन साइक्लिक की बातें हो रही है। क्लियर बेटा यहां तक? अब दिल थाम के बैठिए। चल, दिल थामने से क्या होगा? दिमाग तो कंट्रोल है नहीं। चलिए बेटा इधर देखिए। बताए थे पिछले बार भी, मैं हर बार जब भी टेस्ट होता है ना, ईमानदारी से सुन लीजिए, फायदा हो जाएगा। जब भी टेस्ट होता है तो रिवाइज कराता हूँ 2-3 बार। हाँ, मैं रिवाइज पूरा करा देता हूँ, लेकिन मैं उसमें क्वेश्चन बता देता हूँ बहुत सारे, क्योंकि आएंगे तो टॉपिक में से, तो सुना करो। जब मैं रिवाइज कराने के लिए बोलता हूँ वो डाउट क्लास लिया करो, फायदा रह जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब सुना ढंग से। एक वर्ड होता है अपहिल और एक वर्ड होता है डाउनहिल। अगर लो एनर्जी से, एनर्जी की बातें हो रही है, अगर हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई भी जाए ऐसे, अगर लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएं तो इसको बोलेंगे अपहिल। अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आए तो इसको बोलेंगे डाउनहिल। किसके बेस पर समझाया मैंने? एनर्जी के बेस पर। तो अपहिल और डाउनहिल जब भी क्वेश्चन में दिखोगे, क्या रिडॉक्स पोटेंशियल को फोकस में रखोगे या एनर्जी को? एनर्जी को। अगर लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे अपहिल। अगर डाउन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहा है तो इसको बोलेंगे डाउनहिल। ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता। इसको ऑटोमेटिक नहीं होता, इसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए बाहर से, इसलिए हम इसको लाइट गिराते हैं। समझ पा रहे हो? यहां पर एनर्जी को यूज किया जाता है और इसमें एनर्जी का लॉस होता है। हर स्टेप के अंदर एनर्जी का लॉस होता है और इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब फिल्म क्लियर बेटा था? ये समझ में आ गया ना? और समझेंगे आगे। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल आरपी। आरपी ज्यादा तो एनर्जी कम, और एनर्जी ज्यादा तो आरपी, एनर्जी कम तो आरपी ज्यादा। सब गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। यहां पर मैं क्या लिखूं? लो एनर्जी, अरे बेटा वो उसमें नहीं जा रहे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं जा रहे बेटा, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी वो बात की बात है। बताइए यहां लो एनर्जी लिखूं या हाई एनर्जी? हाई एनर्जी, क्योंकि लो आरपी है तो एनर्जी हाई। यहां पर बताइए लो एनर्जी या हाई एनर्जी? लो एनर्जी। यहां पर क्या लिखूं? हाई एनर्जी। यहां क्या लिखूं? लो एनर्जी। बिल्कुल आराम से, दिल खाम के बैठे रहिए। मुझे बताइए लाइट को एब्जॉर्ब किया,
इलेक्ट्रॉन मूव करा लो एनर्जी से हाई एनर्जी, कौन सा प्रोसेस? अपील। इसने भी लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन मूव करा लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, तो ये भी अपील। तो जहां भी ये लाइट एनर्जी यूज हो रही है मतलब अपील, तो मुझे साफ समझ में आ रहा है। अरे लाइट देके किसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई? अपील ही तो है। अरे लाइट देके किसी को कहीं भेज रहे हैं, किसी को धक्का देके भेज रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है? अपील, जबरदस्ती वाला है। बताइए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर फ्लोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो ये कैसा मूवमेंट है? डाउनहिल। एफआरएस से एनएडी प्लस के पास आ रहा है तो ये भी कौन सा प्रोसेस है? डाउनहिल। तो मुझे तो एक बात समझ में आ गई, मुझे तो एक बात समझ में आ गई, एक कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में आ गया कि जब भी रिएक्शन सेंटर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब भी रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे अपील। और जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईटीएस में होगा तो उसको हम बोलेंगे डाउनहिल। ये बात समझ में आ गई? अरे डाउनहिल हो रहा है तभी तो एनर्जी एनर्जी लॉस होती जा रही है, तभी तो क्यू फाइटिंग यूज कर रहा था। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? किसी को डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है बेटा? सिलेबस की बातें मत कीजिए बेटा, टॉपिक की बात कीजिए। क्लियर बेटा? यहां तक ठीक है? चले खत्म करें आज का इतना। चले बेटा, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए।